Hi guys, this is Nikita Bansal. I secured AIR1 in CMA Intermediate June 24 एग्जाम्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो सबसे मेजर प्रॉब्लम की जो एक सीएमए स्टूडेंट फेस करता है। दैट इज 8 डेज में 8 पेपर कैसे मैनेज किए जाए। मतलब ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इस चीज का भी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि क्या मैं ये सीएमए एग्जाम्स दे भी पाऊंगा या दे भी पाऊंगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं। बिकॉज वो हाफ डे एग्जाम से आने के बाद वो थोड़े समय और नेक्स्ट एग्जाम से पहले वो थोड़ा समय जो सुबह का मिलता है उसमें आपको इतना वास्ट सिलेबस कवर करना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। और कई बार तो ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें वो दो सब्जेक्ट्स एग्जाम्स हाफ डे में कवर करने पड़ते हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो सब फेस करते हैं। जब मुझे स्टार्ट करना था तब मुझे भी ये बहुत डाउटफुल लग रहा था कि क्या ये पॉसिबल है कि आज तो मैं इतने अच्छे से इसको पढ़ रही हूँ, मेरे पास टाइम है, बट क्या वो हाफ डे में मैं ये सब कवर कर पाऊंगी। सो मैं अब आपके साथ वो ही कुछ इफेक्टिव वेज डिस्कस करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे हेल्प किया इस चीज को ओवरकम करने के लिए। वो हाफ डे की प्लानिंग आपको कैसी करनी चाहिए कि आप नेक्स्ट पेपर के लिए रेडी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो एरिया है जहाँ पे स्मार्ट स्टडीज, एनालिटिकल प्लानिंग, ये सब वर्क में आती है। आपको क्या करने की जरूरत है कि आप पास्ट पेपर से ट्रेंड और एनालिसिस को समझिए। देखिए कि क्या ट्रेंड होता हुआ आ रहा है, क्या वो चीजें हैं जो इंस्टीट्यूट रिपीटेडली पूछ रहा है, क्या वो एरिया है जहां से क्वेश्चन बन रहा है। मतलब इफ अगर आप 3-4 अटेम्प्ट्स के भी पेपर उठाएंगे तो आपको एक ट्रेंड का आइडिया आने लग जाएगा। यही सेम चीज मैंने मेरे टाइम पर की थी। एक सब्जेक्ट उठाया मैंने उसके 3-4 पेपर्स देखे तो मुझे एक ट्रेंड समझ में आने लगा कि ये वो एरिया है जो इतना मतलब वास्ट भी नहीं है। थोड़ा मुझे इसमें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा मगर ये मुझे मार्क्स ज्यादा दे देगा। मतलब टाइम के सामने इसका वेटेज बाकी चीजों से अच्छा है, जिसको हम एबीसी एनालिसिस कहते हैं। और वो एबीसी एनालिसिस में भी ए प्लस कैटेगरी और उसमें से भी इस बेसिस पे कि मुझे यहाँ पर टाइम कम चाहिएगा, बट ये चीज एग्जाम में आई आ रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैंने मेरे टाइम पे वो क्या एक दो चीजें देख ली थी और मैंने वो सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर किए, और ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आप कर पाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। लॉ हो गया, पेपर 1। अब हमें पता है कि लॉ कितना वास्ट है, उसमें कितनी थियोरी है और वो इतनी सारी थियोरी रिटेन कर पाना कितना टफ है। और लॉ के बारे में तो मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी पूरी जो सब्जेक्ट को लेके है, बट एक जनरल अगर मैं बात करूँ, हालांकि लॉ में वो हमें हाफ डे वाला इशू फेस नहीं होता बिकॉज वो पेपर 1 है, बट रिटेंशन वाला इशू तो फिर भी है कि जो चीज 3 दिन पहले पढ़ी वो एग्जाम के दिन याद रहेगी या नहीं रहेगी। तो लॉ में मैंने देखा कि जो कंपनीज एक्ट है वो कितना ह्यूज, कितना वास्ट है। बट वो कंपनीज एक्ट में जो डायरेक्टर्स वाली यूनिट है, 12.2 डायरेक्टर्स की यूनिट, वो बहुत उसके सामने छोटी है। आई गेस 5 या 6 पेजेस मैक्स है। बट उसमें से अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको शॉर्ट 1 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ पेपर्स में तो 2-2 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं उस पार्ट से। तो ये एनालिसिस हो गया आपका एबीसी एनालिसिस के मुझे लास्ट डे पे, अगर मेरा पेपर सपोज 10th जून को है तो मैं 9th जून को ये डायरेक्टर्स वाला पार्ट पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे वो इतना फ्रेश और अच्छे से याद रहेगा कि मैं नेक्स्ट डे वो क्वेश्चन में तो एटलीस्ट श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अब मैं आती हूँ एक और एग्जाम्पल पे, पेपर 2 पे, OMSM। आई नो सब सीएमए स्टूडेंट्स के मन में इस पेपर को लेके बहुत स्ट्रेस रहता है। मुझे भी सब पेपर्स, 8 पेपर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जिस पेपर में आई थी वो यही पेपर था। बिकॉज इसमें कवरेज बहुत सारी है और हाफ डे के अंदर, मतलब हमारा अगर 2 to 5 पेपर चलता है और मैं 6 बजे तक घर आ रही हूँ, तो अभी 6 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के 2 बजे तक मुझे वो इतना सारा कवरेज लेना है, उस बात का मुझे मेजर स्ट्रेस था। तो वही मैंने ट्रेंड एनालाइज किया, मैंने पास्ट पेपर एनालाइज किए और मैंने उसमें क्या देखा कि इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बट
जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट का आई गेस 5 या 6 पेजेस का सिर्फ जो चैप्टर है बिफोर ऑपरेशन प्लानिंग वाला, उसमें से मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द अटेम्प्ट में क्वेश्चन बना ही बना है। आप मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जून 24 का, उसमें से क्वेश्चन आया है। मतलब अगर मैं वो 4 या 5 पेजेस सिर्फ पढ़ लेती हूँ तो मेरे 7 मार्क्स गारंटी हो जाएंगे। अब हम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं कि एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां अगर मुझे 7 मार्क्स की गारंटी मिल जाए कि इतने वास्ट सिलेबस में से ये 7 मार्क्स तो मेरे इसमें से आएंगे ही आएंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आई मेड श्योर कि मैं ओएम में बाकी थियोरी कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मैं वो 5 या 6 पेज बाय हुक और क्रुक वो हाफ डे में मैनेज करूंगी। मैंने किया, और आप देख लीजिए मेरे टाइम में उसमें से क्वेश्चन आया ही आया। अगर मैंने ये एनालिसिस नहीं किया होता और मैं ओएम के सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़कर और एसएम की थ्योरी को पढ़कर चली गई होती, तो मैंने इतने इजी 7 मार्क्स लूज कर दिए होते। एग्जाम्पल्स यहाँ खत्म नहीं होते। मैंने आपको कहा कि आप एनालाइज करेंगे, आपको ऐसी बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगे। इसी को ही स्मार्ट स्टडी कहते हैं। यही वो चीजें होती है, वो एनालिसिस होता है जो आपको स्पून फेड नहीं किया जा सकता है। और यही वो चीज है जो पास और फेल के बीच का डिफरेंस क्रिएट करती है। ट्रस्ट मी, मैंने प्रोफेशनल एग्जाम्स फेस किए हैं, सीए इंटर भी और सीएमए इंटर भी। सो आई नो कि ये जो एनालिसिस है, ये जो ट्रेंड है, इनको पकड़ लेने का, ये एनालिसिस का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे आपकी वो कवरेज हाफ डे वाली कितनी अच्छे से प्लान हो सकती है। अब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर आते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल पेपर, हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। बट अगर फिर से आप देखेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जो थ्योरी है, अगर आप उसकी थ्योरी उठाएंगे और पास पेपर्स उठाएंगे, आप ये देखेंगे कि वो एक क्वेश्चन हर पेपर में है जो कि 7 मार्क्स का है। और आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो थ्योरी की लैंग्वेज काफी इजी है एज कम्पेयर टू ऑडिट वाली थ्योरी, लॉ वाली थ्योरी, एसएम वाली थ्योरी। उन थ्योरी के कंपैरिजन में ये थ्योरी का कंटेंट काफी इजी है। आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स याद रखने और अंदर का कंटेंट समझना है। अब हेड पॉइंट्स याद रखने का काम तो हम क्लास 12 से करते आ रहे हैं। तो मैंने ये एनालिसिस किया। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे तो फोकस किया ही, बिकॉज ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मेरा प्रैक्टिकल ही ज्यादा फेवरेट है। आई ऑल्सो रन अवे फ्रॉम थ्योरी। बट मैंने वो देखा, एनालाइज किया और मेक श्योर किया कि मैं अपने रिवीजन में उसको इंक्लूड करूंगी। वो ज्यादा आपको, आप एक बार पेजेस पलटाएंगे तो आपको लगेगा कि काफी है, बट आप जब पढ़ने लगेंगे ना तो आप देखेंगे कि कुछ 7 या 8 टॉपिक्स ही है जिसके अंदर के सब पॉइंट्स भी हैं, और एक तो उनमें से डिफ्रेंसिएशन ही है। आपको सिर्फ इतना 7 to 8 टॉपिक्स के हेड पॉइंट्स और उनके अंदर का कंटेंट समझना है, वो डिफ्रेंसिएशन करना है, और 7 मार्क्स आपके पॉकेट में श्योर शॉर्ट वो 7 मार्क्स है। इनफैक्ट मेरे साथ तो बहुत फनी हुआ था कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब हमारा पेपर 8 होता है, तो जस्ट उसकी सुबह मैं बीमार हो गई थी। मतलब बहुत तेज मैं बीमार हो गई थी, मुझे फीवर था, कुछ भी मैं और पढ़ने की सिचुएशन में नहीं थी। बट इन दैट ऑल्सो आई मेड श्योर कि मैं वो फर्स्ट चैप्टर स्किप नहीं करूँ, बिकॉज मुझे पता था, बिकॉज ऑफ माई पास्ट पेपर एनालिसिस, कि ये जो क्वेश्चन है वो मुझे एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। और ये आपको यूजफुल, अब हम क्या सोचते हैं कि 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं वो उसमें निकाल दूंगा वो थियोरी को। बट ये एक मिस्टेक है, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल वाले इतने टफ थे कि मुझे ऑप्शन आउट वो करना था। तो क्योंकि मैंने थियोरी पढ़ रखी थी तो मैं वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाती। अगर मैंने थियोरी नहीं पढ़ी होती, वो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा होता, तो वो इतना इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, जैसे हमें 9th 8th स्टैंडर्ड में भी नहीं आते थे, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन जो हेडिंग में से क्वेश्चन आ गया, मैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाती। मतलब जस्ट बिकॉज मुझे पता नहीं था, मैंने एनालिसिस नहीं किया था, मुझे वो इतना इजी क्वेश्चन को ऑप्शन आउट करके हार्ड वाला क्वेश्चन पिक करना पड़ता। तो आई होप ये 2-3 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पास्ट पेपर एनालिसिस करना, ट्रेंड को एनालिसिस करना इज सो इम्पोर्टेंट। और 3 एग्जाम्पल्स तो मैंने ही आपको दे दिए, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये तो आप पढ़े ही पढ़े, ये आपको पेपर में गारंटीड दिखेगा। अब जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, वो है इंपॉर्टेंट मार्क करना। दिस इज माई मंत्रा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क इम्पॉर्टेंट।
अगर आज आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो मुझे याद रहेगा, ये तो मुझे समझ आ गया है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये मुझे याद रहेगा। बट ट्रस्ट मी, जब आप 10 डेज़ बाद वो चीज़ उठाएँगे ना, तब आपको नहीं याद होगा कि वो क्या था उसमें, वो इतना इम्पोर्टेंट था क्या, वो मुझे आ गया था क्या? तो बहुत इम्पोर्टेंट है बुक को गंदा करना, बुक में लिखना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये डबल स्टार, ट्रिपल स्टार मार्क करना। जो चीज़ आपको पहली बार में आ गई हो, उसको कट कर देना कि ये मुझे अब वापस नहीं उठाना है। मेरी बुक्स में आप देखेंगे, आपको ऐसे कट मिलेंगे। मैंने क्वेश्चन्स को कट कर दिया है, ताकि अगर मेरा मन भी करे ना कि यार ये भी देख लेती हूँ, तो मैं देख ना पाऊँ, मैंने उसको काट दिया है। तो जो चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम में आ गई, मैंने उसको कट आउट कर दिया, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी, तो मैंने उनको स्टार मार्क कर दिया। अब आप जब ये मुझे मेरे सर ने बताया था, जो मेरे सीए सर हैं, कि और ऐसा ही होता है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो आपको 70% इम्पोर्टेंट लगता है। जब आप फर्स्ट रिवीजन लेते हैं तो वो 70% और कम हो जाता है। हो सकता है कि 70% का 50% ही आपको इम्पोर्टेंट लगे, और जब आप सेकेंड रिवीजन लेते हैं तो आप वो 50% को भी 50% पे ले आते हैं। तो जिस दिन आप एग्जाम वाले दिन उसको रिवाइज करने के लिए उठाते हैं, आप देखते हैं कि इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ कंटेंट कम ही बचा है आपके पास जो आपको देखना है, और आप वो जरूर देख के जाइए। तो पास्ट पेपर एनालाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, पढ़ते वक्त उस पास्ट पेपर एनालिसिस के हिसाब से, और बाकी भी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जितना आपको आया, इम्पोर्टेंट मार्क करते हुए चलिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आज जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, मतलब आज अगर इस चीज़ को मुझे 2 दिन लग रहे हैं तो मैं हाफ डे में कैसे कर पाऊँगी? बट एग्ज़ाम्स के टाइम पे हमें एक अलग ही पावर होती है, बिकॉज़ हमें दिखता है कि ये पास और फेल होने जितना मैटर आ गया है। तो उस टाइम पे हमें एक अलग पावर होती है, हम वो सब चीज़ें टैकल कर पाते हैं। तो अगर आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड रहेगा ना कि हाँ, मैं ये कर लूँगी, तो आप वो हाफ डे में कर लेंगे। मैं आपको कोई ड्रीम्स वर्ल्ड में नहीं लेकर जा रही हूँ कि आपका 100% कवरेज हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए ही तो ये एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, ट्रेंड्स काम में आते हैं। मैंने पहले से ही वो 50% सिलेबस डिसाइड कर लिया था जो मैं वो हाफ डे में पढ़ने वाली थी। कैसे? क्योंकि मैंने मार्किंग्स करके रखी थी। मैंने कोई एक चैप्टर को ऐसा नहीं किया कि इसको निकाल ही दिया। हाँ, ऐसी भी चीज़ें थी, बट वो बहुत कम चीज़ें थी, बहुत कम वेटेज वाली चीज़ें थी, जो मुझे एनालिसिस से पता चला कि इनमें से हार्डली क्वेश्चन बन रहा है, और उनका वेटेज भी शुरू में ही हमें जो वेटेज दिया होता है बहुत कम है, तो निकाल दी। बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों में मैंने वो बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क किया, जो मुझे आता था, जो मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कट कर दिया। और ये आप कब कर पाएँगे? जब आप अभी पढ़ते टाइम अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे। बिकॉज़ वो उनको आपको जो वो हाफ डे दे रहे हैं ना, उनका मोटिव ही यही है कि आप सब तो रिवाइज़ कर नहीं पाएँगे, तो आप पेपर में उतना ही लिख पाएँगे जितने की आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, जितना आपने पहले अच्छे से रिविज़न किया होगा। तो ये टाइम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी अप्रैल के ये जो 10-15 दिन हैं, आपके पास ये टाइम है कि अगर आपके कोई कांसेप्ट समझने बाकी है, तो आप वो कांसेप्ट समझ लीजिए, और आप मई का पूरा टाइम रिवीजन में दीजिए। ये रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब आप एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ, कितनी चीज़ें मैं रिवाइज़ ही नहीं कर पाई वो हाफ डे में। मैंने सोचा था उतना रिवीजन नहीं हुआ, बट पेपर में वो क्वेश्चन तो आएगा ही। बट जब वो क्वेश्चन आया तो विदाउट रिवीजन पे मैं वो अटेम्प्ट कर पाई। व्हाई? फर्स्ट, बिकॉज़ मेरी कांसेप्चुअल क्लैरिटी थी, एंड सेकंड, बिकॉज़ मैंने उसको पहले बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया हुआ था, तो वो मुझे रिटेंशन में भी आया। और थर्ड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, प्लीज़ हैव अ नाइस स्लीप। हम सोचते हैं, मैं भी ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, मैं 8 ही दिन तो है, और 7 बोल सकते हैं आप उसको, मैं 2-2 आवर्स की स्लीप पे सर्वाइव कर लूँगी, हो जाएगा। 3-4 आवर्स की स्लीप में मैं पढ़ लूँगी, बट नो, बिकॉज़ आपको इतना आपका क्लियर माइंड चाहिए होता है, स्पेशली जब आप 6-7 पेपर तक जाते हैं। अगर आप अच्छे से सोएँगे नहीं, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है, आपकी रीज़निंग कैपेबिलिटीज़ इम्पैक्ट हो सकती है। जो चीज़ आपको आती होगी शायद आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ आप फ्रेश फ़ील नहीं कर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप 6 आवर्स ऑफ स्लीप तो ले ही लें, बिटवीन 5 टू 6 आवर्स। मैं हर पेपर में 5 टू 6 आवर्स सोई ही सोई हूँ। एक पेपर में प्लान किया था कि नहीं सोऊँगी, बट उसमें भी मैं नहीं उठ पाई, तो 5-6 आवर्स हो ही गए, और वो मुझे पेपर में इतना बेनिफिशियल हुआ। टैक्स के पेपर की बात कर रही हूँ, जिसकी स्टोरी मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी। इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी, बट इट टेल्स यू कि कैसे यूनिवर्स आपके फ़ेवर में चीज़ें वर्क करता है इफ यू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ। तो वो 5-6 आवर्स की स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आपका फ्रेश माइंड रहे।
ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आपने ये चीज़ें पढ़ ली है पहले से, भले ही वो हाफ डे में आप रिवाइज़ नहीं कर पाए, पर आप उन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाएँगे बिकॉज़ आपको आता है। एग्ज़ाम के टाइम पे हमारा ब्रेन एक अलग ही वे में वर्क करता है बिकॉज़ हमें दिख रहा होता है कि नाउ और नेवर है। तो तब उस प्रेशर में आपको पढ़ी हुई चीज़ें याद आ जाती है। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे कलीग के साथ हुआ है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा। बस खुद पे विश्वास कीजिए और अच्छे से अच्छी सी 5 टू 6 आवर्स की स्लीप लीजिए। तो मैं समराइज़ कर देती हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वो क्या-क्या टेक्निक्स बताई। फर्स्ट, पास्ट पेपर को एनालाइज़ कीजिए, ट्रेंड एनालाइज़ कीजिए और उसके हिसाब से अपनी स्टडीज़ प्लान कीजिए। सेकंड, इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क करते हुए चलिए, आपको बहुत काम आएगा। थर्ड, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और रिवीजन रखिए और ये अभी वो बेस्ट टाइम है उस रिवीजन को करने का बिकॉज आपको एग्जाम में इसका रिटेंशन रहे। और फोर्थ, एग्जाम के टाइम्स में 5 to 6 आवर्स की स्लीप लीजिए ही लीजिए। आई होप ये आपको टिप्स काम लगेंगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ है तो प्लीज ड्रॉप इट इन कमेंट सेक्शन बिलो। और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक का कवरेज करूं दैट ऑल्सो। सो यस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।